बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से पाठ 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस लेख के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1962। जन्म स्थान मखारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, के बारे में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनोखी है, जिसे वर्तमान समय में हम यह नहीं देखते हैं। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, SMS, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है, चिट्ठियाँ कहीं पीछे छूट गई है। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों को बहुत अहमियत थी। लोग डाकियों का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। आइए इस लेख में यही सब जानेंगे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए लेख की शुरुआत करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है। इसमें लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया भी बहुत अजीब गरीब है। पहले ज़माने में पत्रों को बड़ा महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल जो ज़माना है व्हाट्सएप का है, मोबाइल का है, इसलिए पत्रों को थोड़ा कम अहमियत दी गई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम मतलब नए ज़माने के साधन नहीं कर सकते हैं। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो नए ज़माने के साधन नहीं कर पाते वो पहले चिट्ठियाँ कर देती थी। पहले ज़माने में राजा महाराजा अपने काम को करने के लिए या तो घोड़ों का प्रयोग करते थे या फिर कबूतर का। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है। सिलसिला का मतलब यहाँ पे चलन। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी तमाम विवादों घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती है। इसमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो भी राजनीति में बदलाव, साहित्य और कला के क्षेत्रों में जो भी तमाम मतलब बहुत नई और पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती थी, वो हमें पत्रों के द्वारा ही मिलती थी। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी मतलब अलग भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पत्रों का भाव सब जगह एक ही है, भले ही हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हो, अलग अलग लोग रहते हो, फिर भी पत्र की उपयोगिता सबके लिए एक ही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। सहज कर मतलब संभाल कर। इसमें किसी का कोई संदेह का मतलब यहाँ पे है शक नहीं है। इसमें कवि कहता है कि पत्रों के द्वारा किसी भी गुप्त जानकारी को सहज कर या किसी की यादों को सहज कर रखा जाता था। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा मतलब सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते मतलब ढूंढते तमाम ठिकाने तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डालते जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भारत
भारत में अब भी यह प्रचलन काफ़ी है। यहाँ पर हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती है, जिससे चिट्ठियों की अहमियत के बारे में, अहमियत मतलब महत्व के बारे में पता चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में पहले जो भी संदेश देना होता था वो या तो घोड़े के द्वारा दिया जाता था या फिर कबूतरों के द्वारा। पहले संचार का माध्यम केवल यही था। उसके बाद पहिए आए, मतलब उसके बाद पहिए मतलब यातायात के साधन पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेल से भी ज़्यादा गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। कभी लेखक यहाँ पर कहता है कि धीरे धीरे यह प्रचलन समाप्त होने लगा और पत्र की जगह टेलीफोन और वायरलेस ने ले ली। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास मतलब कोशिश किए गए। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि डाक व्यवस्था के सुधार के लिए पत्रों की सही दिशा मतलब पत्रों के सही मायने देने के लिए अनेक प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि विश्व डाक संघ की ओर से एक योजना बनाई गई जिसमें 16 वर्ष से कम आयु वर्गों के बच्चों के पत्र लेखन प्रतियोगिता शामिल की गई। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों को आवाजाही आना जाना प्रभावित हुए हैं। पर देहाती मतलब गांव दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देहाती के कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर आज भी इंटरनेट का ज़माना नहीं है, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं है। वहाँ पर आज भी चिट्ठियों के द्वारा अपने संदेश पहुँचाए जाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है और व्यापार डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर कहते हैं कि टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, परंतु फिर भी इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इस तरह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी कोई पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम में से किसी न किसी ने अवश्य कोई पत्र लिखा होगा या पत्र आने का इंतज़ार बेसब्री से ज़रूर किया होगा। हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसका कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल मतलब उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है।
यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक ज़माना था जब पत्रों का महीनों भर इंतज़ार किया जाता था कि कब डाकिया आएगा, कब अच्छी खबर लाएगा, कब वो चिट्ठी पढ़ेगा। परंतु आज वह समय नहीं है। अब समय बहुत बदल चुका है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेखक कहते हैं कि पहले ज़माने में संचार के साधन का इकलौता साधन केवल चिट्ठियाँ ही थी। मतलब चिट्ठी ही केवल ऐसा साधन था जिसके द्वारा हमें जो विदेश में लोग रहते थे उनके हाल चाल का पता चल जाता था। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत मतलब धरोहर के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिट्ठियों को अपने पुरखों की धरोहर समझकर संभाल कर रखते हैं। आज भी चिट्ठियों को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि पहले दिया जाता था। अगर आज जैसे संसार साधन होते हैं तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा साधन पत्र को माना गया है, क्योंकि पत्र को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस होते हैं उसे हम भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। इसमें तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो एसएमएस होते हैं उसमें हम ज़्यादा यादों को सहज कर नहीं रख सकते, परंतु जो चिट्ठियाँ होती हैं उसमें हम अपने पुरानी बातों को सहज कर रखकर मतलब संभाल कर रखने से कभी भी अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया का तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने के असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए था। इसमें लेखक कहते हैं कि पहले ज़माने में जो अंग्रेज अफसर होते थे, वो भी अपने परिजनों को पत्र लिखकर आगे की जानकारियाँ दे दिया करते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से कई लोग पत्र देते थे और यह सारे पत्र महात्मा गांधी के पास आ जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब भी महात्मा गांधी जी को कोई पत्र में संदेश देता था तो वह उसका जवाब देना अपने हाथ से लिखे हुए पत्र से देना चाहते थे। जब लिखते लिखते उसका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम
नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है कि पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि केवल पत्र ही ऐसा साधन था जिसमें कई भाषाओं की जानकारी समझने और देखने को मिलती थी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। यहाँ पर लेखक कहता है कि कई पुस्तकों में पत्रों के द्वारा जानकारियाँ मिल जाती थी हमें, जिसमें नेहरू और गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ के पत्र भी भारत के लोगों को बहुत प्रेरणा प्रदान करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो पत्र लेखन की प्रक्रिया हमारे भारत में बहुत पुरानी सदी से चली आ रही है, परंतु इसका असल विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। यहाँ संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संचार के आजकल एक से एक नई खोज के बाद भी पत्र की अहमियत ज्यों की त्यों है। मतलब पत्र अपनी अहमियत बनाए हुए है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की टाहनियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं, चाहे लोग जिस भेष में जंगल में रहे या झोपड़ी में या फिर आलीशान बंगलों में रहे, परंतु आज भी उनकी नज़र में पत्रों की वही अहमियत है जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक चिट्ठियाँ पहुँच जाती हैं और चिट्ठियों की भूमिका अहम नज़र आती जा रही है। दूर देहात में लोग, लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि दूर देहाती मतलब जो लोग बहुत दूर है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, जहाँ पर पैसे पहुँचाने बहुत मुश्किल है, वहाँ पर पत्रों के द्वारा या डाकिया मनी ऑर्डर के द्वारा उनके पास पैसे पहुंचाकर उनके घरों के चूल्हे को जलाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।